हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस होता है अराउंड ए मैग्नेट। मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस जिसमें मैग्नेट दूसरी चीज़ों को, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगे, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करने लगे। ऐसा अट्रैक्शन या रिपल्सन जैसा फोर्स फील करे ना कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, जितने क्षेत्र में, जितने एरिया में मैग्नेट के आसपास के एरिया में एक फोर्स फील करे, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अराउंड ए मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। जितने एरिया में, जितने स्पेस में, उसके चारों तरफ जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो फोर्स फील करें, उतने एरिया को उसका फील्ड कहा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मोदी का भारत में अगर वोट मिलने, डोनाल्ड ट्रंप आके कहे मेरे को वोट दे दो, मोदी को हरा दो, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ मोदी का जो एरिया है, फील्ड है, वो स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी का फील्ड है वो क्या है? स्ट्रांग है। और ऐसे ही अगर डोनाल्ड ट्रंप के वहाँ अमेरिका जाकर मोदी कहे मेरे को वोट दे दो, यहाँ मेरे को जिता दो, वो नहीं जीत पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड क्या है? स्ट्रांग है एज कंपेयर टू नरेंद्र मोदी। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक फील्ड होता है, क्षेत्र होता है, जिसमें उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो उसका क्षेत्र है, एरिया है, फील्ड है। कहा जाता है ना मेरा एरिया है यहाँ के दिखाना, वही वाला फील्ड। ऐसे ही मैग्नेट भी कहते हैं मेरे चारों तरफ एक एरिया है, अराउंड ए स्पेस है, जिसके अंदर मैं किसी भी चीज़ को, दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल करूँगी, उस उतने एरिया को उसका फील्ड कहा जाएगा। तो लिखेंगे द स्पेस अराउंड द स्पेस around a magnet within which a magnetic force experienced by any magnetic substance, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके द्वारा क्या एक फोर्स फील किया जाए, जितने जितने एरिया में, उसके चारों तरफ जितने स्पेस में एक फोर्स फील किया जाता है, उसी को उसका क्या कहा जाता है? रे सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। समझ में आया इस को? द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच ए मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब समझाओ सर, क्या होता है वेक्टर? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास दोनों चीजें होती हैं। क्या दोनों चीजें? क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। जैसे मैं दुकान पे जाकर बोल दूं 5 kg एप्पल दे दो नॉर्थ दिशा में, तो वो गलत बात है, क्योंकि डायरेक्शन उसके पीछे नहीं लगती, मास होता है, वो स्केलर क्वांटिटी, उसके पीछे डायरेक्शन नहीं होती, उसका वैल्यू होती है 5 kg। पर मैं कहूँ ए कार मूव इन 50 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि उसके साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड जिसके साथ मैग्नीट्यूड तो है ही है, वैल्यू तो है ही है, साथ में उसकी दिशा भी होगी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी हम बताएंगे। वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which have both डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड वैल्यू तो है ही है, और उसके साथ दिशा भी बताई जाएगी, डायरेक्शन भी बताई जाएगी। ठीक है सर। इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट है वो क्या है? टेस्ला। तस्ला नहीं रहे, टेस्ला।
कैपिटल टी से इसको डिनोट किया जाता है। टेस्ला, निकोला टेस्ला एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। अगर दुनिया में सभी साइंटिस्टों में मेरे को कहा जाए कि सबसे अच्छा साइंटिस्ट कौन है दुनिया का, तो मैं सबसे पहले नाम लूँगा निकोला टेस्ला का, क्योंकि इन्होंने दुनिया को ही बदल के रख दिया था। इनकी डिस्कवरी इतनी खतरनाक थी कि अगर ये ना होती तो आज के टाइम हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, जो भी डिवाइसेस चल रहे हैं, नहीं चल पाते। क्योंकि निकोला टेस्ला ही एक ऐसा बंदा था जिसने थॉमस एडिसन को चैलेंज कर दिया था और कहा था डीसी करंट को चैलेंज कर दिया और कहा एसी करंट बनाऊंगा और बहुत ही सस्ता होगा और बहुत ज़्यादा जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा, लो करंट हाई वोल्टेज पे ट्रांसफ़र होगा, ऐसा बताया। पर थॉमस एडिसन उस टाइम 1093 मतलब बहुत ज़्यादा उनके पेटेंट थी, डिस्कवरीज थी, 1093 डिस्कवरी वो कर चुके थे। उन्होंने की या नहीं की पता नहीं, पर उन्होंने पेटेंट ले रखे थे। बहुत ज़्यादा अमीर आदमी थे, लोगों के पेटेंट, लोगों की डिस्कवरी को खरीदते थे और अपने नाम से पेटेंट करा लेते थे। ऐसे ही निकोला टेस्ला बहुत ही गरीब इंसान थे। इनको पढ़ने में बहुत ही होशियार थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। शुरुआत से ही इनका इतना दिमाग चलता था, ये मैथ की कैलकुलेशन को दिमाग में कर देते थे, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को दिमाग में कर देते थे। और किसी भी चीज़ का विजन इतना तगड़ा था इनका कि किसी भी चीज़ की इमेज बना लेते थे अपने दिमाग में। कोई भी चीज़ देख ली तो उसकी इमेज इनके ऐसा का ऐसा छाप देते थे दोबारा। बहुत तगड़ा विजन था। ऐसा विजन हो तो टेस्ला जैसा। और इनके एक्सपेरिमेंट करने की आदत स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम से ही थी। जैसे इनकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई तो उस टाइम इनके परिवार की हालत बहुत खस्ता थी। तो इनके पिताजी ने कहा तुम पादरी का काम कर लो। पादरी का काम करते थे लोग, या फिर आर्मी में लग जाओ। पर इन्होंने कहा नहीं सर, नहीं पिताजी मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। पर इनके पिताजी ने कहीं से उठा के पैसे इनको कहीं कॉलेज में दाखिला दिलाया। वहाँ पे ये पढ़ने लगे। इनको एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा रुचि थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने ले रखा था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्चिंग लाइन में चले गए। पर धीरे धीरे इन्होंने देखा कि तुम्हारे पास सर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तो इन्होंने कोई भी प्राइवेट कंपनियां ज्वाइन करनी स्टार्ट कर दी जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर पाए। धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियों में लगे, बहुत सारी नौकरियों से निकाले गए। परंतु धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि इनको थॉमस एडिसन, जिनको बल्ब का आविष्कारक माना जाता है, डिस्कवरर माना जाता है, उन्होंने बुलाया और अपनी कंपनी ज्वाइन करवाई। बहुत ज़्यादा अमीर आदमी थे थॉमस एडिसन। और अब उनके लिए बहुत सारा काम किया, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करी और उन्होंने अपने पेटेंट कराते चले गए। पर एक दिन जो निकोला टेस्ला थे, इन्होंने एसी करंट का जिक्र उनके सामने किया और एसी करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का। पर वो जो थॉमस एडिसन थे वो डीसी करंट, डायरेक्ट करंट पे काम कर रहे थे और उनका बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ था डायरेक्ट करंट पे। तो उन्होंने इसको कहा निकोला टेस्ला को, चुप रह, किसी को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं देनी और अगर बकवास करेगा तो मेरी कंपनी से बाहर हो जा। पर ये बहुत ही ज़्यादा तगड़े इंसान थे। इन्होंने उनकी कंपनी को छोड़ा, एक छोटी सी अपनी कंपनी खड़ी करी और धीरे धीरे इतने फेमस हुए और एक एसी करंट, एसी मोटर, एसी टेस्ला कॉयल, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बना दी। और इसके बाद थॉमस एडिसन को दुनिया ने डिस्कार्ड ही कर दिया, भाग जाए यहाँ से, ये बहुत खतरनाक चीज़ बना रहा है। और इसके एक्सपेरिमेंट इतने फेमस हुए, टेस्ला हुई पई है भाई आज के टाइम, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट है और इनकी और भी बहुत सारी इनके साथ घटनाएं घटी। मैं इतना जिक्र करूंगा तो ये हमारा टॉपिक ही रह जाएगा, कभी फिर डिस्कस करेंगे। पर निकोला टेस्ला जैसे साइंटिस्ट आज तक दुनिया में नहीं हुए हैं, बहुत ही। और इनकी बहुत सारी डिस्कवरीज तो मिड में ही रह गई रहे, लोगों ने इनका फ़ायदा बहुत उठाया, वो लोग पेटेंट करा गए, बहुत शरीफ इंसान थे। चलो बात करेंगे फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी भी इन्होंने करी और अपने ही नाम पे इसकी यूनिट दी टेस्ला। निकोला टेस्ला कंप्लीट नाम था इनका, पर टेस्ला टी से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है सर। अब एक होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जिक्र करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक स्पेस होता है अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच ए मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय ए मैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। और ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है। यहाँ तक सभी को डाउट क्लियर। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जिक्र करते हैं। अब हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL शॉर्ट में आज के बाद मैं MFL लिखूंगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं
कंटिन्यूस लाइन होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइन जो कि रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेट के अराउंड जो भी फील्ड होता है, मैग्नेटिक का फील्ड होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजिनरी बनाई जाती है। ये रियल नहीं होती, ये बस मान लिया जाता है यहाँ से ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। इमेजिनरी लाइंस होती है, इन्हीं को क्या कर दिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आया भी सभी को? मैं लिख देता हूँ, इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट, इमेजिनरी lines which represent magnetic field around a magnet। एक मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, इज कोल्ड एज या इज नोन एज MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है सर। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये कंटिन्यूस लाइन होती है, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, ये इमेजनरी होती हैं, ये नॉर्थ से निकल के साउथ में इंटर करती हैं। कोई भी बार मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल से निकल के साउथ में इंटर कर सकती है, आउटसाइड द मैग्नेट, अंदर वो साउथ से नॉर्थ चलती हैं। ये कभी हमेशा क्लोज लूप बनाती है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। पास पास होंगी तो मतलब स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, दूर दूर होंगी तो वीक मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉन यूनिफॉर्म, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। मैं उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज अभी तुम्हारे सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पे जिक्र चल पड़े भाई। अब सबसे पहली लाइन जो प्रॉपर्टी है वो तुम ही बता दो क्या है। सर ये इमेजिनरी लाइन है, ये रियल नहीं है, इमेजिनरी है, कल्पनात्मक है। इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है सर, इमेजिनरी लाइंस है। सेकंड जो बात है वो क्या कह रही है, कंटिन्यूस लाइन है, कोई ब्रेक नहीं है, बीच में गैप नहीं है। कॉन्टिन्यूस लाइन, नो ब्रेक बिटवीन देम, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, ठीक है सर। ऐसे मान लो ऐसे स्पेस नहीं होती बीच में, कंटिन्यूस होती बिल्कुल। अरे समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया। और एक बात इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट होता ना, टेंजेंट, टेंजेंट अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर टेंजेंट खींचा जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए, तो उसकी दिशा को बताती है, उसकी डायरेक्शन। टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर जो टेंजेंट लगाया जाता है वो उसकी दिशा को बता रहा होता है। टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बता रहा होता है। बहुत अच्छी बात, डायग्राम से समझाते हैं, देखना। मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लाइन बनी हुई है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दिया, यहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट पे, तो ये क्या इसकी दिशा बता रहा है, इधर जाना चाह रही थी ये। अगर मैं यहाँ खींच देता कोई, यहाँ पे अगर मैं कोई टेंजेंट खींचूं तो वो डायरेक्शन बता रहा है इधर। अरे समझ में आया क्या, इधर जाना चाह रही है। तो जहां भी टेंजेंट, स्पर्श, टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा, टच करती हुई एक लाइन है, उसी को क्या कहते हैं, टेंजेंट। और टेंजेंट क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सही भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है सर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आ गई भाई? थर्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए भाई, फोर्थ प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव, मैग्नेटिक फील्ड lines move from north pole to south pole of a magnet, south pole outside the magnet, outside the magnet, outside the magnet, मैग्नेट के बाहर। कैसे? जैसे देखना, मान लेते हैं एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, मान लो ये एक मैग्नेट है, यहाँ पे लिखा नॉर्थ पोल।
यहाँ लिखा है नॉर्थ और यहाँ लिखा है साउथ, ठीक है सर। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती, नॉर्थ से निकलती है और कहाँ पे एंटर करती हैं, साउथ में। नॉर्थ से निकलती है और कहाँ एंटर करती हैं, साउथ में, ठीक है। नॉर्थ से निकल के कहाँ एंटर करती हैं, साउथ में। ये बताना चाह रहा हूँ, कट नहीं करती कभी भी एक दूसरे को, कोई भी कट हो जाए तो गलत है। तो ये नॉर्थ से निकल के कहाँ जा रही हैं, साउथ में, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कट हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं और इसमें इंटर करती हैं यहाँ से आगे, ठीक है जी। ये हो गया आउटसाइड द मैग्नेट। अब अगर हम बात करें मैं इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, तो देखिए आगे बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा, लगभग 12 या 15 या 16 जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी सारी बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ पोल टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट उल्टा होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, जबकि वो आउटसाइड क्या था, नॉर्थ से साउथ था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल आउटसाइड द मैग्नेट या इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट। अब डायग्राम से समझाएंगे इसी बात को, कैसे देखना। ये मान लो मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो बाहर तो ऐसे आई और अंदर जो जाएंगी वो कैसे जाएंगी, ऐसे चलेंगे अंदर, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है सर। ये प्रॉपर्टी भी मेरे को समझ में आ गई। अब जो प्रॉपर्टी आ रही है, कह रहा है कि जो फार दूर दूर होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और पास पास होती हैं, क्लोजर होती हैं, बहुत ही नियर होती हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को। तो लिखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इफ, लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर if MFL magnetic field lines are closer to each other, एक दूसरे के पास होंगी ना, बहुत नज़दीक, तो उसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, पास है बिल्कुल, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को। किसको, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को। अगर यही चीज़ें फार हों, दूर हों एक दूसरे से, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो वो होगा वीक मैग्नेटिक फील्ड। सेवंथ पॉइंट क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर इफ magnetic field lines are far away from each other, एक दूसरे से दूर हों तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं कह दूं ये है, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और चौथी ये रही, दूर हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ बहुत पास थी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड। अरे समझ में आया क्या। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इमेजिनरी लाइंस हैं, कंटिन्यूस होती है, बीच में कोई गैप नहीं होता, टेंजेंट इनके ऊपर कहीं भी खींचा जाए वो उसकी डायरेक्शन को बताता है। बाहर मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ चलती है और अंदर साउथ से नॉर्थ चलती हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर पास है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, दूर है तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें कोई डाउट है कह रहे किसी को, हाँ भाई सही चल रहा है, दिखाई दे रहा है क्या सभी को, बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं सेवंथ पॉइंट के बाद एट्थ पॉइंट की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लो। अब एट्थ पॉइंट को मैं स्टार लगा देता हूँ, बहुत सारे 5 स्टार,
रैंकिंग दे दी मैंने इसको। तो ये कह रहा है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई भी दो दुनिया की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर उन्होंने कट कर दिया, एक जगह इंटरसेक्ट कर दिया, तो एक ही पॉइंट पे दो दिशाएं हो जाएंगी, इधर और इधर, और ऐसा इम्पॉसिबल है। एक ही बंदा एक ही टाइम में दो दिशाओं में कैसे जा सकता है? वो साईं बाबा थोड़े ना एक ही टाइम में सबके घरों में जीम रहा हो रहे, खाना खा रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता ना शक्तिमान वो एक ही टाइम में सब जगह पहुंच जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इफ दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन एट ए सिंगल पॉइंट टू डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। एक पॉइंट पे दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि इम्पॉसिबल है। तो देखिए लिखते हैं स्टार लगा के, इस लाइन को लिखें, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट, क्रॉस या इंटरसेक्ट, क्रॉस लिखो, कट लिखो या इंटरसेक्ट लिखो, इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे इंटरसेक्ट या कट, दे क्रॉस ईच अदर, कुछ भी लिख दो, क्रॉस कट इंटरसेक्ट क्रॉस ईच अदर, देन एट ए सिंगल पॉइंट, टू डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं तुम्हें एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और ये कट कर गई इस पॉइंट पे। क्या कर दिया इन्होंने? कट कर दिया। तो अब देखना, अगर मैं यहाँ इस टेंजेंट खींचूँ तो वो टेंजेंट कह रहा है भाई इसकी डायरेक्शन कहाँ है? इधर है। और दूसरा टेंजेंट अगर मैं इस लाइन के लिए खींचूँ तो वो कह रहा है कि इसकी डायरेक्शन इधर है। तो एक ही बंदा एक ही टाइम में दो दिशाओं में थोड़े ना जा सकता है। ये क्या है? इम्पॉसिबल है, ये बात हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। अरे समझ में आया क्या? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान रहे। एक और इससे भी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब होता है जहां से स्टार्ट होती है वहीं पे वापस लौट के आ जाए, वो तो था क्लोज लूप। और जहां से चले वहीं वापस ना लौट के आए, वो होता है कोई क्लोज लूप नहीं होता। क्लोज लूप का मतलब होता है वापस वहीं पहुंच जाए। देखना, तो मैं लिख रहा हूं स्टार लगा के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9th पॉइंट भी 5 स्टार ही है। 1 2 3 4 5। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। सर ऑलवेज क्लोज लूप बनाती है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। देखो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, ये सब लिख लिया होगा सभी ने, थोड़ा सा रफ करके यहाँ डायग्राम से समझाता हूँ तुम। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप कैसे बनाती है। देखना, मैं तुम्हें डायग्राम से समझाता हूँ पूरी डिटेल, क्या है ये, क्या कहना चाह रहा है। कवि की बातों पे ध्यान दिया जाए। यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ठीक है सर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चली? देखना, नॉर्थ से चली, कहाँ आ गई? साउथ में, ठीक है। नॉर्थ से चली कहाँ आ गई? साउथ में। नॉर्थ से चली कहाँ आ गई? साउथ में। नॉर्थ से चली कहाँ आ गई? साउथ, ठीक है। और अंदर कहाँ से कहाँ चलती है रे? अंदर कहाँ चलती है बताओ? बाहर तो चलती है नॉर्थ से साउथ, और अंदर कहाँ चलती है? साउथ से नॉर्थ। आ गया क्या समझ में? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, क्लोज लूप बना रही है। देखो यहाँ से चली, यहीं पे वापस घूम के आ गई, और ये यहाँ से चली है, यहीं वापस, क्लोज लूप बना रही हैं ये। और यहाँ से निकल रही है और यहाँ क्या कर रही हैं? इंटर कर रही हैं। ऐसे निकल रही हैं और यहाँ इंटर कर रही हैं साउथ में, और साउथ से फिर नॉर्थ आ रही हैं अंदर। बाहर तो कैसे चलती है? नॉर्थ से साउथ, और अंदर कहाँ चलती है? साउथ से नॉर्थ। तो इस तरह से क्या बना लिया इन दोनों ने? क्लोज लूप। तो हमेशा ही क्या बनाती है? क्लोज लूप बनाती है भाई। ये भी स्टार लाइन है और ये भी स्टार लाइन है। और पॉइंट्स हैं सर? हाँ बहुत सारे पॉइंट है, अभी ये नोट कर लिए हो, मैं इनको रफ करके और भी पॉइंट बताता हूँ तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये लिख लिया भाई सभी ने। तो इसको रफ करके थोड़े से और पॉइंट्स समझा दिए जाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछते रहते ही हैं, इसलिए तैयारी करें भाई।
नेक्स्ट पॉइंट देखें हमें मैग्नेटिक फील्ड पे। नेक्स्ट है क्लोज लूप बनाती है, यहाँ तक हो गया, 9 पॉइंट हमारे हो गए। 10 पॉइंट देखें। 10th पॉइंट कह रहा है जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना, उतना ही ज्यादा नंबर है मतलब पास पास होंगी, जितनी ज्यादा होंगी उतनी पास पास होंगी, और पास पास होंगी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितनी कम होंगी नंबर में उतनी ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो दूर दूर होंगी। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली proportional to the strength of magnetic field, कैसे? देखिए, जैसे मैं कहूँ तुम्हें, यहाँ देखो रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ठीक है। और एक ये देखो 1 2 3 और 4, इतने ही एरिया में ये तो 4 ही आई और ये 10 आ गई। इनकी संख्या कितनी है? 10, और इनकी संख्या कितनी है? 4। तो जितनी पास पास हैं और ज़्यादा हैं वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और ये कम संख्या है तो ये क्या होगा? वीक मैग्नेटिक फील्ड। अरे समझ में आ गया? क्या नंबर नंबर डिसाइड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी ताकत के, स्ट्रेंथ के। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा नंबर मिलेगा, जितना नंबर मिलेगा उतनी ताकत उसमें स्ट्रॉन्ग होगी। अरे समझ में आ गया? अब 2 टाइप्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के, एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चाएं कर ही लेता हूँ। यहाँ तक नोट कर लिया भाई सभी ने? तो मैं लिख देता हूँ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है। अब मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है जिनके बीच का स्पेस क्या रहे? फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, ना कम ज़्यादा ना हो, उनके बीच का गैप सेम रहे, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। और डायरेक्शन भी एक ही हो पर्टिकुलर। और नॉन यूनिफॉर्म की दिशाएं भी बदले और साथ में क्या बदले? देखिए मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे मैं कहूं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन है, एक ही दिशा में सभी, और इनके बीच के गैप को मान लेते हैं, फर्स्ट को मान लेते हैं x, सेकंड को मान लेते हैं y, थर्ड को मान लेते हैं z, ठीक है। और भी आगे भी मान लेंगे तो x इक्वल टू वाई मिलेगा, y इक्वल टू जेड मिलेगा, मतलब इनके बीच का गैप क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। अगर इनके बीच का गैप कम ज़्यादा हो जाए, ये मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं y, और ये मान लेते हैं z, तो ये तीनों अलग अलग हैं। x ना ही तो y के इक्वल है, ना ही y z के इक्वल है, तो ऐसा स्पेस अलग अलग हो उसको क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। अरे समझ में आ गया कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म रिमेन सेम इज नॉन एज यूनिफॉर्म, और जो गैप अलग अलग हो जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अरे समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ के देखता हूँ, वो बता पाओगे या नहीं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे, ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसके अंदर तुम्हें 3-4 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ कोई बी पॉइंट है, यहाँ कोई सी पॉइंट है, और यहाँ कोई डी पॉइंट है, ठीक है। ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो तुम्हें ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखिए। क्या होगा? सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? स्ट्रॉन्ग, फिर कहाँ और वीक, फिर वीक ऑर्डर जचाओ। सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ ए पे। क्यों सर? यहाँ पे गैप कम है
तो पास पास लाइनें होंगी, जितनी पास पास होंगी क्लोजर होंगी, आपने बताया स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, फार हो जाएंगी तो वो क्या होता है वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑर्डर जो जजने वाला है वो क्या बनने वाला है सर, ए सबसे ज़्यादा, फिर बी, फिर सी और फिर डी, क्योंकि जो क्लोजर होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और फार अवे होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। ये आपने पढ़ाया है अभी, तो उसी बेस पे क्वेश्चन बनाया गया है, ये हम कर देंगे इस टाइप का क्वेश्चन। और देखकर तुम्हें पूछे ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, तो ये बता सकते हैं ये यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, अगर कट कर दिया तो दो दिशाएं हो जाएंगी एक ही पॉइंट पे, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। और क्लोज लूप हमेशा बनाती है, और टेंजेंट जो होता है वो क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले ली है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।